नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेकी आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। सीपीआरआई टेक्नीशियन के एग्ज़ाम होने हैं। फुल फॉर्म है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, इस प्रकार से हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है। एग्ज़ाम होने हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आई होप आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं क्लासेज लेकर आ सकूँ। आप सभी की डिमांड पर सीपीआरआई टेक्नीशियन के पेपर को सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। इसका पेपर सॉल्यूशन करवाना भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यूट्यूब पर नॉन टेक पार्ट किसी ने शायद ही हल करवाया होगा। तो आज मैं आपके लिए सीपीआरआई टेक्नीशियन का अभी पेपर हुआ है। क्या डेट है आपकी? ये रही 19/12/2022, यानी कि 19 तारीख 12वां महीना यानी कि दिसंबर 2022 को पेपर हुआ था। आपकी भर्ती रद्द हो गई थी, आप सभी को पता है। और ये आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पेपर है। कंप्लीट इसका एनालिसिस करेंगे। 1 बजे से 2:30 बजे वाली शिफ्ट में बच्चे का पेपर हुआ है। नॉन टेक पार्ट का सॉल्यूशन शुरू करेंगे। पूरे नॉन टेक के 60 क्वेश्चन आते हैं। आई होप पहला पार्ट है, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, चाहे इंट्रोडक्शन लंबा हो जाए। 60 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन की हो जाती है आपकी जीके जीएस बोल दीजिए, जिसे आप जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, तो मैं जेए लिख देता हूँ, जीए। फिर आपके हो जाती है रीजनिंग, फिर आपके हो जाती है इंग्लिश, और उसके बाद आपके हो जाती है क्वांट यानी कि मैथ। तो 4 पार्ट होते हैं 15 नंबर की। 60 नंबर का आपकी यानी कि 60 क्वेश्चन का आपके नॉन टेक पार्ट हो जाता है। फिर आपके ऊपर से नॉन टेक के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं, वो भी सॉल्यूशन करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 20-20 से 4 क्लासेज बन जाएगी, तो 4 क्लासेज में 2 पेपर है। आई होप मेरे पास 2 पेपर होंगे, मुझे पता नहीं है, उनका सॉल्यूशन करवा देंगे। 20 क्वेश्चन एक पार्ट में मिलेंगे, तो आपको छोटी छोटी क्लासेज देखनी है, देख लीजिए। निम्न में से किस राजवंश ने गोलकोंडा किले का निर्माण करवाया? पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपकी सीपीआरआई में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए थे, यानी कि नॉन टेक्निकल पार्ट के जितने भी क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे लेवल के थे, यानी कि बहुत ही डीपली लेवल के थे। आईटीआई वाले बच्चों को ऐसे क्वेश्चन नहीं देने चाहिए, मैं पहले से कहता आया हूँ। उनका 10th या 12th लेवल का एग्जाम होता है, तो ऐसे क्वेश्चन दीजिए। इन्होंने बहुत डीपली क्वेश्चन दिए, फिर भी हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो बताएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, गोलकोंडा, इसका क्वेश्चन देखिए। पहले तो आपकी एक होता है पेपर जिसका मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन 2020 का पेपर हुआ था। आईटीआई लेवल का नहीं होता है, बड़े लेवल का आपकी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होता है, उसमें ये क्वेश्चन आया था। उन्होंने सेम वहाँ से ये पूरा क्वेश्चन उठा लिया है, यानी कि पुराने पेपर से क्वेश्चन उठाए। ऑप्शन भी इन्होंने चेंज नहीं किए, सारे वही ऑप्शन रख दिए। तो मैं आपको अब सॉल्यूशन करवा देता हूँ। इसका क्या कह रहा है कि किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में आपके काकतीय राजवंश ने करवाया था। कब करवाया था? यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। जो वैकेंसी को रद्द कर सकते हैं, एग्जाम होने के बाद ज्वाइनिंग के टाइम पर वैकेंसी को रद्द कर सकते हैं। इतना डीपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि कब इस किले का निर्माण हुआ। 13वीं शताब्दी आप ध्यान रख लीजिए। किस राजवंश ने करवाया? तो आपके काकतीय राजवंश आपको याद रखना है। इसे भारत के सबसे उत्कृष्ट गढ़ों यानी कि किलों में से एक माना जाता है। और आगे आपको 1-2 बातें ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट, जो आपको पूछी जा सकती हैं। फिर ये किला आपके काकतीय राजवंश के अधिकार से छिन गया था और ये दूसरे राजवंश के आपके अधिकार में आया था। उस राजवंश का नाम है बहमनी, यानी कि बहमनी वंश के अधिकार में आ गया था। फिर बाद में कुतुबुद्दीन शाही राजवंश ने इस पर कब्जा कर लिया था और गोलकुंडा को अपनी राजधानी बना लिया था। ये आपको बातें ध्यान रखनी है। कहाँ स्थित है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हैदराबाद तेलंगाना से लगभग 11 किलोमीटर दूर ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हैदराबाद और तेलंगाना से 11 किलोमीटर दूर है, आपकी ग्रेनाइट पहाड़ की चोटी पर। और एक है, ये मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता है, यानी कि इस किले का आपको मूल नाम पूछे तो आपको ध्यान रखना है मनकल इसका मूल नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे इसके बारे में कहा गया है कि आपके 1143 में ये पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। कब बनाया गया था ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 1143 में, और आपको शताब्दी में पूछे तो 13वीं शताब्दी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आई होप मैंने अपना बेटर इस क्वेश्चन में दिया है। इस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन में अब 3 ऑप्शन और बचते हैं, उनको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, उनके बारे में भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर बता दूंगा। एक बात आप और नोट कर लीजिए कि काकतीय राजवंश की राजधानी आपसे पूछे तो वो आपको ध्यान रखना है कि पहले इसे ओरुगल्लू नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम कर दिया है वारंगल, यानी कि अब इसे वारंगल नाम से जाना जाता है, जो काकतीय राजवंश की राजधानी रही थी। इसके बाद आगे आपसे चोल राजवंश के बारे में पूछा जा सकता है।
तो चोल राजवंश से आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने विद्यालय में चोल राजवंश की स्थापना आपको ध्यान रखनी है, और वृद्धेश्वर मंदिर और आपके ऐरावतेश्वर मंदिर के शासनकाल, इनके शासनकाल में बने थे, ऐसा आपको ध्यान रखना है। फिर आपके चालुक्य है ऑप्शन में, तो चालुक्य आपके 6वीं और 12वीं शताब्दी के बीच मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन करते थे, आपको इतना ध्यान रखना है। और आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपकी खिलजी और गुलाम है ना, तो पल्लव वंश भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है। पल्लव वंश के बारे में पूछे तो पल्लव वंश आपके 275 ईस्वी से लेके आपकी 897 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा था, और ये दक्षिण भारत के एक हिस्से पर शासन करते थे। इनकी राजधानी पूछे तो कांचीपुरम इसकी राजधानी थी, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इससे क्वेश्चन इस ऑप्शन से बन सकते हैं। सेकंड आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा मैथ का क्वेश्चन है, इसे हर कोई नहीं कर पाएगा, आपको करना है तो शॉर्टकट इसमें यूज करना है। कैसे करेंगे चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यदि वर्ग की भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो जाती है, वास्तविक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप 4 तरीके से कर सकते हैं। 4 क्या, मैं आपको 2 ही तरीके शॉर्टकट में बताऊंगा। एक तो x मानकर, अच्छा तरीका है, कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन के थ्रू, तो मैं पहले आपको x मानकर बताता हूँ। x मान लेते हैं कि पहले इस वर्ग की भुजा क्या थी, x सेंटीमीटर थी। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, तो आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल आना चाहिए एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल होता है एक आपके भुजा इंटू भुजा, तो आपके ये आना चाहिए कि भुजा आपकी x है तो क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर हो जाना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि वर्ग की भुजा में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, यानी कि पहले x थी तो अब इसमें 5 जुड़ गया है, 5 क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो अब इसका क्षेत्रफल है ना, वो पहले वाले क्षेत्रफल का 175 आपके हो गया है, जुड़ गया है। पहले एक्स स्क्वायर था तो अब 175 उस एक्स स्क्वायर में जुड़ गया है, यानी कि ज़्यादा हो गया है। तो अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, क्या करेंगे पता है ना। तो अब आप कहेंगे कि यदि हमें ये नई बड़ी है ना तो इसी का ध्यान रखना है हमें। तो अब आप कहेंगे कि ये शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास भुजा ये है, वर्ग की भुजा ये है, क्षेत्र का आपके क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा ये रही और इसका स्क्वायर कर देंगे। 5 लिखा है मैंने, एक बार मैं फिर से हटा के लिख देता हूँ, यानी कि ये भुजा है आपकी नई, इसका क्षेत्रफल कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो आपके नया बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस आपकी 10x बराबर कितना हो जाना चाहिए। तो बराबर ये कह रहा है पहले जो था उसमें 175 आपकी जुड़ जाना चाहिए। ये लो हम जोड़ देते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, काट दो, एक्स स्क्वायर काट दिया। अब आपके पास बचा है 25, 25 इधर जाकर घटेगा क्योंकि इधर भी प्लस का है और इधर भी प्लस का है, यानी कि घट जाएगा। तो 25 175 में से घटता है तो आपकी बचेगा 150, यानी कि आपके सिंपल सामने जो क्या रहेगा वो रहेगा 10x बराबर 150। और जब आप 10 से इसे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। x की वैल्यू आ गई आपकी 15 सेंटीमीटर। x क्या है, आप कहेंगे भुजा है, आपसे पूछा है परिमाप, तो वर्ग ऐसा होता है चारों भुजाएं इसकी परिमाप बराबर होती हैं। परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा या 4 इंटू ए, यानी कि आप 4 को 15 से गुणा करेंगे तो आप कह सकते हैं कि इसका आपके 60 सेंटीमीटर परिमाप आएगा। दूसरा आप ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, ऑप्शन ले लीजिए चौथा, 60 आप इसका परिमाप मान लेते हैं। परिमाप 60 मानेंगे तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा, जब आप 4 इंटू भुजा। अब आप a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप a की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 60 में भाग देंगे 4 का, यानी कि a बराबर आ जाएगा 15। अब आपको सेटिस्फाई में आपको करना बता रहा हूँ कि क्या आपका आंसर सही है क्या, तो आप कहेंगे a आपके 15 आ गया, भुजा 15 आ गई है, तो क्षेत्रफल आपकी ये रही 15 में 5 जोड़ दीजिए। आप कहेंगे पहले यदि हम 15 से निकाल दें, यानी कि भुजा 15 है तो क्षेत्रफल क्या आएगा 15 का स्क्वायर, यानी कि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, यानी कि पहले आपका क्षेत्रफल ये रहा। अब 5 जोड़ देते हैं, यानी कि 15 और 5 20, तो 20 जुड़ने से आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 400। क्या 400 225 में से घटाएंगे तो 175 आ रहा है, तो आप कहेंगे 175 आपकी क्या होगा 9 और 7, ये रहा आपके 175, यानी कि आप कह रहे हैं कि हमारा आंसर सही है। अब 10 मिनट में क्वेश्चन तो 2 हुए हैं, लेकिन आपको तरीके मैंने बहुत सारे बता दिए हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने है, 2022 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि आपकी BPCL, इसकी फुल फॉर्म यदि पूछे तो भी आपको ध्यान रखना है, भारत पेट्रोलियम आपकी कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक प्रकार की हैं। इसके अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक किसे आपकी नियुक्त किया गया है, तो आप कहेंगे
VR कृष्णा गुप्ता, तो आपको ये वाला नाम ध्यान रखना है, कृष्णा गुप्ता इसके अध्यक्ष और बनाए गए हैं। और आपको ध्यान रखना है भारत में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी आपकी LPG और ये जो आपकी गैस LPG तेल बनाने वाली है लिमिटेड कोई कंपनी है तो वो BPCL है, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड तीसरे नंबर की भारत में है। ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। आगे है मक्का एक उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पहली बार आपको पढ़ने का मौका मिल रहा होगा। आपसे पूछ लिया कि मक्का एक प्रकार से किसका उदाहरण है और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। अब देखिए आप इन चारों से कर सकते हैं। एक होता है अधिधापक, ये इस प्रकार के पौधे होते हैं जो पौधों के ऊपर लगते हैं, यानी कि इनका मूल रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, ये पौधों के ऊपर लगते हैं, यानी कि पौधे की किसी जड़ पर लग गए या कि दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं। इनका कोई ज़मीन से लेना देना नहीं होता, न तो ये ज़मीन पे लगते हैं न पानी में। इसका एक उदाहरण होता है, वो आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या इसका एक एग्जाम्पल है। एक होता है समुद्रविद, ये किस प्रकार के होते हैं, ये आपकी ज़मीन पर लगते हैं, यानी कि जहाँ रेत होती है, पानी होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया आसानी से हो जाती है, इस पर लगने वाले पौधे समुद्रविद होते हैं और मक्का यहीं लगता है, आपको पता है। फिर होते हैं एक जलोदविद, ये पानी के अंदर लगते हैं, जैसे कि कमल हो गया, इनका मेन उद्देश्य होता है ये पानी के अंदर लगते हैं और वहीं होते हैं। और ये होता है आपके मरुदविद, यानी कि एकदम बंजर और उस जगह लगते हैं, तो आपको पता है। अधिधापक का एक ही एग्जाम्पल है, वो आपको कमेंट में करना है, पूछा जा सकता है कि ये किसका एग्जाम्पल है। अब देखिए आगे आपकी क्वेश्चन आया इंग्लिश का। इंग्लिश में आपसे पूछा जा रहा है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस एस ग्रामेटिकल एरर, यानी कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य दिया है, इसमें एक व्याकरण के तौर पर यानी कि ग्रामर के तौर पर एक आपकी गलती है, उस गलती को आपको सुधारना है, तो आप सुधार लेंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए एक ट्रिक होती है, गलती हमेशा आप तुक्का मारे तब भी ध्यान रखना है, गलती हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में होती है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह जहाँ भी होती है ना, वहाँ गलतियाँ करते हैं। अब देखिए इस बच्चे ने ऑप्शन के तौर पर क्या सेलेक्ट किया है, सी सेलेक्ट किया है, फॉर दिस। ये कोई मेन वर्ब नहीं है, न ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ गलती नहीं हो सकती। अब इसमें क्या गलती होगी, फॉर दिस फॉर दैट, ऐसी कोई गलती थोड़ा ना करेगा, वो आपके एग्जाम में ग्रामेटिकल एरर करता है, यानी कि आपकी ग्रामेटिकल एरर में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की गलतियाँ ज़्यादातर देखी जाती हैं, आपको वो वाली ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें ग्रामर के तौर पर एक ही ऑप्शन है, तो आप कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एक ऑप्शन है, इन दोनों में से यदि कोई करता तो मैं मान लेता कि हाँ बच्चे का तुक्का लगभग सही है, लेकिन इसने ऑप्शन नंबर सी भरा है। अब देखिए पढ़ लेते हैं। फाइंडिंग वाटर इज द मिशन फॉर चंद्रयान सेकंड, यानी कि चंद्रयान सेकंड का उद्देश्य है पानी को खोजना है। एंड इट हैज़ 3 एक्सपेरिमेंट्स स्पेशल डिजाइन फॉर द हंट। अब देखिए मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। ये आपको एक टेंस की ध्यान रखनी है, यदि सेंटेंस में कहीं पास्ट टेंस यूज हुआ है तो उसमें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस यूज नहीं होगा पूरे वाक्य में, और यदि किसी वाक्य में प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है तो उसमें पास्ट टेंस यूज नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट सिंपल हो सकता है, तो आपके पास्ट नहीं होगा। अब इसमें देखिए क्या किया है, इज वाली लाइन लगाई है, इट हैज, यानी कि यहाँ आपकी इज है तो मान सकते हैं प्रेजेंट टेंस है, इसमें हैज है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन यहाँ देखिए सेकंड फॉर्म लगा के इसने पास्ट टेंस कर दिया, तो यहाँ आपकी गलती है। स्पेशल आपकी डिजाइंड ये वाला सेंटेंस गलत है, आपकी यहाँ या तो आना चाहिए था आपकी प्रेजेंट का हैज हैव आ सकता था, एक्सपेरिमेंट्स हैव डिजाइंड इस प्रकार से कर सकता था, या फिर स्पेशल डिजाइन कर सकता था, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ गलती हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कार्डामम पहाड़ियाँ विस्तार मानी जाती है, यानी कि कार्डामम जो पहाड़ियाँ हैं उनका विस्तार कहाँ तक है। तो इनके लिए 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद कर लेने हैं। इनका एक नाम और है, वो भी याद कर लीजिए, अगली बार क्वेश्चन हो सकता है उस नाम से आए। तो इनका नाम होता है ये आपकी येल्लामाला पहाड़ियाँ। येल्लामाला पहाड़ियाँ इन्हीं का दूसरा नाम है, कार्डामम का दूसरा नाम है येल्लामाला पहाड़ियाँ। दक्षिण पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, दक्षिण पश्चिमी घाट पर इनका हिस्सा है, यानी कि पश्चिमी घाट आपके ऑप्शन में दे रखा है, तो यही आप ऑप्शन करेंगे। वैसे इनका पूरा नाम होता है दक्षिण पश्चिम की घाट पर इनका विस्तार माना जाता है। दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व केरल स्थित है, यानी कि इनका यदि कोई राज्य पूछ लेना तो ये तमिलनाडु और केरल के हिस्से में आती है
ये वहाँ तक इनका विस्तार माना जाता है। आपको ध्यान रखना है दक्षिण पश्चिम के आपके तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व केरल। उनका नाम इलायची यानी कि कार्डामम के मसाले से लिया जाता है जो वहाँ उगाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ इलायची उगाई जाती है, इसलिए इनका नाम भी ऐसा ही पड़ गया है। कॉफ़ी और काली मिर्च भी उन पहाड़ियों में उगाया जाता है। तो यदि आपसे पूछे इनमें से क्या नहीं उगाया जाता है तो इलायची, कॉफ़ी और काली मिर्च 3 उगाई जाती है। चौथा जो भी ऑप्शन होगा वो आपके नहीं उगाया जाएगा। आगे इंग्लिश में एक क्वेश्चन पूछा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इसे करवा देंगे जल्दी से। 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं तो ग्रामेटिकल एरर को आपको पकड़ लेना है, किस प्रकार से गलतियां होती हैं। सम स्टडी रिवील दैट 21 आपकी बिग सिटीज इन इंडिया विल रन आउट ऑफ द ग्राउंड वाटर सम टाइम इन 2020 यानी कि 2020 आपके अफेक्टिंग आवर 100 मिलियन पीपल। अब देखिए आपको ध्यान रखना है जहाँ जहाँ टेंस आया वहाँ आपको फिर से क्रॉस चेक करना है। अब देखिए ये आपसे यदि मैं बात करूँ तो ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों एक साथ आ सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होती है। पास्ट के साथ फ्यूचर और प्रेजेंट नहीं आते, फ्यूचर और प्रेजेंट साथ में आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ गलती क्या हुई है, विल लगाया, ठीक है, विल रन, इंडिया विल रन एकदम सही लगाया है, यानी कि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एकदम सही है। उसके बाद देखिए आगे है, यहाँ आपकी टेंस आई है सम स्टडी रिवील। अब देखिए यदि हम इसे फ्यूचर टेंस यूज करते तो क्या बनता, सम स्टडी, यानी कि स्टडी क्या है, स्टडी आप कहेंगे सिंगुलर है, सिंगुलर है, स्टडीज होता तो प्लूरल हो जाता, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ यदि बात करें आपकी फ्यूचर टेंस की तो विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, विल आपकी रिविल, विल रिविल आता है ना, क्योंकि फ्यूचर टेंस है, विल सेल आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। यदि हम इसे प्रेजेंट टेंस मान लेते हैं तो क्या होगा, स्टडी आपका सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म जो भी आती है उसके साथ एस या ई एस लगता है, तो रिवल्स के साथ एस लगना चाहिए था जो कि नहीं लगा है, तो इसकी वजह से आपकी यही गलती है, सम स्टडी रिविल आपकी ये गलत है। विल रन आउट सही है, इफेक्टिव आवर सही है, बिग सिटीज एकदम सही है। अब आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इस जगह कौन सी आकृति आएगी, आकृति का चयन करें जो श्रृंखला में आगे आएगी। कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए आपको तीनों में से एक साइन को पकड़ना है, मैं एट द रेट को पकड़ूंगा, एट द रेट यहाँ है यानी कि इस जगह है, फिर देखिए आगे आ गया है, आगे घिसक रहा है यानी कि जगह चेंज करा है, फिर देखिए यहाँ था आगे आ गया है, यानी कि अब क्या आना चाहिए, पहले नंबर से बीच में आ गया, बीच से तीसरे पे आ गया, यानी कि मैं पूरा बता दें, पहले नंबर पे था, फिर बीच में आ गया, फिर लास्ट में आ गया, अब जगह तो वापस यहाँ आ गया। अब देखिए वापस क्या आना चाहिए, तो अब कह रहे वापस बीच में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि देखिए पहले यहाँ था, फिर बीच में आ गया, फिर एकदम नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर चला गया, अब वापस बीच में आया है, यानी कि बीच में आना चाहिए वापस। एट द रेट को आप पकड़िए, एक नंबर, फिर 2 नंबर पे आ गया, यानी कि एक ये है, 2 है, ये है, 3 है, फिर 1 2 3 नंबर पे आ गया, अब वापस 1 पर आ गया और अब 2 नंबर पे आना चाहिए। जिसमें भी बीच में एट द रेट दे रखा है वो आपका आंसर होगा, इसमें बीच में नहीं है, बीच में नहीं है, बीच में नहीं है, और ऑप्शन नंबर 4 में आपकी बीच में दे रखा है एट द रेट, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग पैसेज आपके 1-2 वर्ड गायब कर रखे हैं, तो आपको पूरा पढ़ना है, और ऑप्शन नंबर ए यानी कि खाली जो ब्लैंक यहाँ है इसमें कौन सा नाम आएगा वो आपको बताना है, यानी कि यहाँ जो आएगा ना वो बताना है आपको। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन ए में क्या आएगा, तो आप पढ़ लीजिए, एवरी आफ्टरनून सनसेट एट ए पॉइंट मिडवे अलोंग द अराव स्ट्रेंथ रोड बिटवीन अमृतसर एंड लाहौर रिविल स्क्वाड्स ऑफ यूनिफॉर्म्ड सोल्जर स्ट्रट एंड स्टॉप एंड आपको पूरा पढ़ना है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इस जगह कौन सा आएगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी जगह या कोई भी टाइम से पहले एट का प्रयोग किया जाता है। एट का प्रयोग तो सिंपल ऑप्शन देख के पढ़ कर सकते हैं, बताऊं क्यों, क्योंकि यदि आपने पूरा पैसेज नहीं पढ़ा है फिर भी आप ऑप्शन देखेंगे तो पढ़ लेंगे। ऑप्शन मैंने आपको कोर्स में करवा रखा है, ऑन का टाइम जब भी आएगा यदि किसी डे के नाम से पहले खाली जगह दे रखी है या किसी की डेट्स यानी कि वो आपकी संडे मंडे डे हो गया उनसे पहले खाली जगह दे रखी है, या फिर कोई वस्तु किसी के ऊपर पड़ी है उससे पहले खाली जगह दे रखी है, यानी कि बुक ऑन द टेबल, तो इस टाइम आपके ऑन आता है। अलोंग वो मैंने करवा रखा है, इन यानी कि टाइम में आता है कि आपकी इस सिटी में हो, कहाँ हो, बीच में है, तो ये आपके आता है।
8 आता है किसी जगह से या किसी टाइम से पहले, तो 8 इवनिंग, 8 सनसेट, 8 आपकी सनराइज, इस प्रकार के टाइम में 8 आता है। और आपके सनसेट से पहले पूछ रखा है तो आप 8 भर देंगे। छोटा सा क्वेश्चन था, हालांकि पूरा पढ़ना था, तो टाइम आपके वहाँ बर्बाद हुआ होगा। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए ये आपके इस बच्चे ने 10 नवंबर किया है, लेकिन 7 नवंबर इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, 7 नवंबर को आपको राष्ट्रीय कैंसर दिवस। अब आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 22 मई पूछी जाएंगी, और आपकी 22 अप्रैल पूछी जाएगी, और आपकी 22 जुलाई पूछी जाएगी। तो आप सबको बता दीजिए क्या क्या होता है। 21 जून भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको मैंने बहुत बार करवा रखा है, अब आप करेंगे। 11वां क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन है, इसको करने के लिए शॉर्ट, आप मेरे पास ट्रिक नहीं है, लेकिन आपके पास होगी शॉर्ट ट्रिक, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो कैलकुलेशन वाले तरीके से किया है। मैंने किया है, देखिए पूरा तरीका, 169 को आपकी 16 क्यूब किया है, फिर इसमें आपकी 2197 को आपके 4 टाइम यानी कि 4 टाइम गुणा करके भाग दिया है, फिर आपके मल्टीप्लाई किया है 13 की पावर 13 को आपस में तो गुणा करके आपके आया है। उसमें ना मैंने 13 का जो ये है x + 5, तो ऐसे गुणा करके मैंने निकाला है। और जब आप 13 को इंटू करते हैं 7 से, यानी कि कैसे 5 तो 13, और x की जगह यहाँ ऑप्शन से कोई भी संख्या रखते हैं, तो मैंने 2 रखी है, तो 13 और 2 ये रही, ऊपर 5 हो जाएगा, यानी कि 5 और 2 7, यानी कि 13 को जब मैंने 7 टाइम मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 13 × 13 × 13 इंटू ऐसे करके 7 टाइम मल्टीप्लाई किया है, फिर इधर जो भी आया है उसमें भाग दिया है, तो वैल्यू आपकी आ रही है, वो पूरी वैल्यू 1 आ रही है। और जब इस प्रकार से वैल्यू 1 आए तो उसका आंसर वही होता है जो आपने ऑप्शन में रखा है। तो मैंने चारों ऑप्शन में से एक एक को रख के देख लिया है, इसका आंसर 2 आ रहा है। आप भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं, और वही तरीका है। ऐसा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ हमने कैलकुलेशन कर ली है मोबाइल के थ्रू। आगे है, नीचे दी गई एक श्रृंखला में विलुप्त यहाँ वाली संख्या ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में टाइम पर नहीं होते, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए। अब देखिए 16 49, फिर आपके दे रखा है 169, और आपको यहाँ क्वेश्चन। अब देखिए इसमें है ना क्या होता है, इसमें आपके 2-2 के जोड़े बनेंगे, 2-2 के जोड़े ये बन रहे हैं, और आगे वाला एक जोड़ा है, और ऐसा बच्चे का दिमाग कभी कभी चल पाता है। अब देखिए ये क्या है, 11 नहीं है, ये 1 2 बार 1 लिखा है, दोनों को जोड़ दीजिए, तो आप कहेंगे 1 + 1 2, और 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिखा है 4। अब 6 और 1 क्या होता है 7, और 7 का यहाँ स्क्वायर करके लिखा है। तब आप इन तीनों को जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहेंगे 256। ऐसे इसका आंसर 256 आ रहा है। इस बच्चे ने इसका आंसर किया ही नहीं है। अब मैं आपको फिर से बताता हूँ, 11 लिखा है ना, तो इन दोनों को अक्षरों को आपस में जोड़ना है। 2 2 का स्क्वायर ये रहा 4 लिखा हुआ, एक जोड़ा हो गया, फिर 16 लिखा हुआ है, और इधर लिखा हुआ है 49, तो 16 आप दोनों को जोड़िए, 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर इधर लिखा है। इसी प्रकार से आपको करना है 1 + 6 + 9, यानी कि आपके 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। इस प्रकार से इसका आंसर किया जाता है। रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन बच्चे ने छोड़ दिया, कहीं ना कहीं उसने गलती की है। आप मत करना, उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी, वैकेंसी रद्द हो चुकी है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, MNPRTWF और H केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं। PM के बाईं ओर से तीसरे तथा T के दाईं ओर से दूसरा है, NP के दाईं ओर से दूसरा है। इस प्रकार से आपको दे रखा है, हम इसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक एक स्टेप बढ़ बढ़कर। देखिए एक आपको गोला बनाना है, ये बना लिया, ये गोला आपके बन गया। इसमें आपके बैठे हैं, ये कितने जने हैं, तो आप कहेंगे 3 और 3 6 7 8 जने हैं। केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि सारों का मुंह कैसे है, केंद्र की ओर है, तो हम 8 लाइनें बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे जने बैठे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कह रहा है PM के बाईं ओर से तीसरा है, ये होता है आपकी लेफ्ट साइड, और इधर वाला होता है आपकी राइट साइड। लेकिन वृत्त में कोई भी राइट और कोई भी लेफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इधर वाले का उल्टा इधर वाले का होता है, वो आपको पता है ना, तो वही आपको ध्यान रखना है। अब देखिए PM के बाईं ओर से है, तो मैं मान लेता हूँ कहीं भी P को मैं यहाँ मान लेता हूँ, एक बार मान रहे, कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक बार यहाँ मान लेता हूँ P को, ये क्या है P, कह रहा है PM के बाईं, तो M का बायां इधर जाएगा, यानी कि ये M की बाईं ओर से तीसरा है, यहाँ मैं M को बिठा रहा हूँ, तो M का देखिए उधर बन जाएगा लेफ्ट, लेफ्ट का तीसरा क्या है P है, और ये T के दाईं ओर से दूसरा है,
यानी कि टी के आपके दाएं ओर से, यहाँ गलती हो गई क्या, एम में यहाँ होना चाहिए ना, तो 1 2 और तीसरा, और पी यहाँ आपकी क्या, टी यहाँ आएगा ना। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, कह रहा है कि पी है ना, ये रहा पी, वो एम का तो लेफ्ट से तीसरा है और टी के राइट से दूसरा है, हमने वैसा कर दिया। अब कह रहा है एन पी के दाईं ओर से दूसरा है, इनके पी ये बैठा और इसका दायां ओर से दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन। एन मैं सही से बना दूँ, ये रहा एन, ऐसे हो गया। अब कह रहे हैं आर डब्ल्यू के बाएं दाएं से दूसरा है, यानी कि ये रहा आपकी आर है, वो डब्ल्यू से दाएं से दूसरा है, जो एम के दाएं से दूसरा है। अब एम का राइट साइड है, इससे दूसरा डब्ल्यू है, यहाँ आपके डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू के आपके राइट से दूसरे नंबर पर आर है, यानी कि आर यहाँ आएगा। आप सारी स्टेप को यहाँ से पढ़िए। आगे है एफ पी के निकटतम है, एफ है ना वो पी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो एफ है वो पी के पास नहीं बैठेगा, यहाँ बैठेगा, कहीं ना कहीं दूर बैठेगा। अब आपसे कह रहा है कि पी के निकटतम दाएं तरफ कौन है, पी का ये रहा, अब इसके निकटतम दाएं तरफ कौन है, ऐसा आपसे पूछ रहा है। सारे जने बैठ गए क्या, पहले तो आप ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 जने बैठ गए, यानी कि आपकी जगह खाली बची है 1, और आपकी 1 जगह खाली है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये पी है, इस पी के राइट साइड में कौन है, राइट इधर आएगा, यानी कि आपकी क्या आ गया है, आपकी एम आ गया, एन आ गया, पी आ गया, आर आ गया, टी आ गया, डब्ल्यू आ गया, एफ आ गया, लेकिन एच नहीं आएगा, यानी कि एच यहाँ बैठना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, राइट नंबर पर कौन आएगा, आप कह देंगे एच। ये रहा, इतना बड़ा प्रोसेस करने के बाद आंसर मिला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ऐसा एक क्वेश्चन DRDO के एग्जाम में भी आया था, बच्चों से पता चला है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं मेरे तरीके से। आपके टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन आपकी गलती नहीं होगी, और इस प्रकार के क्वेश्चन में गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपकी BRO टेक्नीशियन में आया था, ये वाला क्वेश्चन, और आपकी DRDO एडमिन एंड अलाइन में आया था, और एक आपके एग्ज़ाम आया था, उसके आपकी ब्यूरो ऑफ, आपके इस प्रकार से ब्यूरो का एग्ज़ाम होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसके एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ये वाला ऑप्शन दिया था, बस केवल एक ही नाम दिया था। आपके तीनों दे रखें, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक और बेक स्ट्रोक, तीनों किस खेल से संबंधित है, ऐसा करके क्वेश्चन देते हैं। ये आपके 13 की खेल से संबंधित है, मैंने बहुत बार करवाया है। जिस भी वर्ड के लास्ट में स्ट्रोक नाम लिखे वो आपके 13 की खेल से संबंधित होता है। 15वां आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों के अक्षर को आपको पहचान करना है। आपको दे रखा है LION, समानुपात में है आपकी PMSR, फिर आपकी इस प्रकार से है समानुपात में BOWL, और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो अब आपको देखना है L की जगह P कैसे आया है, तो हम इसे ही करेंगे कंप्लीट। पहले ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा आंसर। तो आप कह रहे हैं कि L की जगह P लिखा है, तो L के बाद P आना चाहिए, कैसे आता है, MNO, 3 छोड़ दिए ना, MNO 3 छोड़ दिए, फिर P लिखा है। I के बाद M, तो I के बाद देखिए JKL, 3 छोड़ दिए। O के बाद देखिए S लिखा है, PQR 3 छोड़ दिए। N के बाद आपके R लिखा है, यानी कि OPQ 3 छोड़ दिए, यानी कि हर अक्षर में 3 3 छोड़ रहे हैं। तो वैसे ही हम करेंगे BOWL में, बाउल में B के बाद 3 छोड़ देंगे, यानी कि CDE छोड़ के लिखेंगे F। चारों की शुरुआत में F है, यानी कि हमें पूरी गणना करनी पड़ेगी। O के बाद 3 छोड़ते हैं तो PQR, यानी कि S आना चाहिए, और लगभग 3 ऑप्शन में S दे रखा है। फिर W के बाद 3 छोड़ेंगे, XYZ, यानी कि अब आना चाहिए A। अब देखिए, अब आप आंसर की पहचान कर सकते हैं, और L के बाद 3 छोड़ेंगे तो MNO, यानी कि आपके P आना चाहिए। तो आपकी ये वाला जो ऑप्शन है तीसरा, वो सही माना जाएगा, आप कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। नेक्स्ट जो आपकी क्वेश्चन है वो इंग्लिश का क्वेश्चन है, और इंग्लिश का क्वेश्चन आपको फिर से वही दे रखा है कि ऑप्शन नंबर डी की जगह क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आप पढ़ लीजिए। कह रहा है कि आपकी इसमें कहाँ से पढ़े, यहाँ से पढ़े ना, बार्क्ड कमांड्स आपकी ग्लायर्स एंड हाई निक्स एंड सिग्नल वायलेंट बट देन लविंग एंड इन आपके द एनिमीज अ लवर, इस प्रकार से लिखा है, लोअर देयर नेशनल फ्लैग। तो इसमें आपकी यूनिसन लिखा है, और यूनिसन का मतलब होता है कि
समझौता या इस प्रकार से इसका मतलब होता है किस प्रकार से आप समझौता और कर सकते हैं। तो आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके चेंज होते रहते हैं। तो मैंने इसका आंसर ही डायरेक्ट बताया, कंप्लीट इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। चूज द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग, यानी कि इस वर्ड का आपको अपोजिट देखना है। इसका मतलब होता है आपके अपमान, और अपमान का जब आप अपोजिट देखेंगे तो सम्मान आना चाहिए, सम्मान या फिर इज्जत। तो ये आपकी सम्मान होती है प्राइज, यानी कि प्राइज का मतलब सम्मान इस प्रकार से हो सकता है। डिसग्रेस आपकी वेलिफिकेशन, इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपकी इसका प्राइज का मतलब होता है सम्मान। और आपके ऑप्शन में जो दे रखा है ऑप्रोब्रिम, इसका मतलब होता है अपमान करना। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म है उसका आपको निकालना है। तो कर देंगे इसको आंसर। ये बहुत ही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसे पढ़िए आप, देखिए ध्यान से। और क्वेश्चन कह रहा है आपकी एक नियमित समषटभुज यानी कि 6 समान भुजाओं वाला आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है, यानी कि हाइट आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और आधार की भुजा दे रखी है, यानी कि आधार इस प्रकार से 6 भुजाओं वाली त्रिभुज का है, यानी कि 4, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 समान भुजाओं वाली इसका दे रखा है ऊंचाई। और आपको आधार की भुजा दे रखी है 8, यानी कि सारे की 8-8 है, ये सारी 8-8 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। परिमाप यदि इससे पूछ ले कि आधार का परिमाप क्या होगा, तो आपको 8 से 6 से गुणा करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 48 इसका परिमाप आएगा यदि आपसे आगे यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार जो आपका होता है उसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, फिर आपके पूछा है प्लस इसका पूरा फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, आधार की परिधि, आधार की आपकी परिधि, परिधि क्या होता है परिमाप, तो मैंने कहा ना परिमाप पूछा जा सकता है, इनटू हाइट आपकी ऊंचाई। जब आप लिखेंगे 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल का भी एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है आधार में कितना है, षटभुज है तो 6 से गुणा करेंगे, इनटू एक होता है √3/b, बी यानी कि भुजा, √3/b इंटू बी, यानी कि इधर b का स्क्वायर होता है। मैं कंप्लीट आपको लिखवा देता हूँ। वो पहले वाला जो लिखा था वो आपको याद हो गया ना कि 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू आधार की परिधि इंटू ऊंचाई, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है 2 का 2 इंटू आधार का जो क्षेत्रफल है उसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। वो फॉर्मूला होता है आपकी समषटभुज है तो 6 से गुणा करेंगे, 6 इंटू √3/b, बी यानी कि जो आपको भुजा दे रखी है वो भुजा, तो भुजा आपको क्या दे रखी है, आप कहेंगे आधार की भुजा 8 दे रखी है, 8 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर यानी कि आप कहेंगे 64, इतना कर दिया। प्लस अब आपको क्या करना है, आधार की परिधि, परिधि का मतलब होता है वो मैंने कहा ना षटभुज होती है सारी, परिमाप को परिधि कहते हैं। तो 8 को 4 से गुणा करके आप निकाल सकते हैं, 48 इसकी परिधि आएगी। परिधि यानी कि भुजाओं को जोड़ना ही होता है, 6 भुजाएं हैं तो 6 को 8 6 बार जोड़ लेंगे। फिर आपकी ऊंचाई, ऊंचाई आपको कितनी देर की है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 रख देंगे। तो अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 8 की इससे करेंगे यानी कि आपकी 8 बार कट जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि इसका आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये इतनी कैलकुलेशन करनी है। तो आप कहेंगे 400 आपकी 80 प्लस 2 बार गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 8 दूनी 16 आपकी, 2 आपकी 1 अंशिल है ना, और आपकी 4 दूनी 8 और 1 9 यानी कि 96, तो आप कहेंगे 6 और फिर आपकी 17 और 5 576 आपकी यहाँ आ रहा है। तो इसकी जगह मैं 576 लिख देता हूँ, थोड़ा थोड़ा कट करके 576 है ना, तो ये आपकी 576 आ जाएगा। यहाँ आपकी 8 बचा है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ऊपर ऊपर आप गुणा कर लीजिए, 48√3, 48√3 आ जाएगा इसकी जगह ना, ऊपर मैंने गुणा कर दी है, 2 इंटू 48√3 प्लस ये आपका 576 आ रहा है। तो अब आपको ध्यान देना है, गुणा जितनी हो सकती है उतनी आपको करनी है। √3 को आप रख सकते हैं, इसको भी आप तोड़ सकते हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, तरीका बता दिया, और लास्ट में कैलकुलेशन अब मुझे याद नहीं रही है हमने कहाँ छोड़ी थी, तो वो वाली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसका आंसर मिलान कर लीजिए और बताइए क्या इसका आंसर की में सही दे रखा है या गलत। और आज का लास्ट 20वां क्वेश्चन करेंगे, सेलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ब। तो ये आपके रॉन्ग स्पेल्ड है, चारों मिलान कर लिए मैंने। इसका बनता है आपकी सोलिटरी, यानी कि ये वाला वर्ड वो लिखना चाहता था, जिसका मतलब होता है कि आपकी, इसका मीनिंग आपको ध्यान रखना है, अकेला होता है।
तो ये आपके गलत स्पेलिंग है और इन तीनों को आप स्पेलिंग याद कर लीजिए, एक गलत वाले में से आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक क्लास देखने के लिए। अब 20-20 मिनट जो क्वेश्चन की क्लासेज है कंप्लीट करवाएंगे। एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ता है इसलिए लंबी क्लास हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब और CPRE की टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए।